हाँ तो भाई सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। क्या हालचाल आप सभी के। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी, है ना। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की जनजातियों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर, है ना। प्रश्न व्याख्यात्मक होंगे, आप है वो एक साथ इनका है वो रिवीजन करते जाना। फास्ट रैपिड रिवीजन अपन इस वीडियो में है वो करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है वो कौन सी जनजाति निवास करती है। देखो, राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है वो मीणा जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति निवास करती है? मीणा जनजाति निवास करती है। कुल जनजातियों का 47% भाग है वो कौन है? वो है आपके मीणा जनजाति का। जो सारी जनजातियां हैं उनका 47% भाग है वो मीणा जनजाति का है। और राजस्थान की कुल जनसंख्या का जनजातियों का हिस्सा, जो ये जनजातियां हैं वो कुल जनसंख्या के कितने परसेंट हिस्से में है? ये है 13.50%। 13.50% हिस्सा है वो क्या? जनजातियों का है। साथ में ही अगर अपन देखते हैं तो सबसे ज्यादा जयपुर में निवास करते हैं मीणा लोग। और इसके अलावा अगर अपन संभाग देखते हैं तो संभाग आपके उदयपुर संभाग आ जाता है। सबसे शिक्षित है वो है आपके मीणा जनजाति, है ना। देखो, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति तो मीणा जनजाति है। कुल जनसंख्या का 47% हिस्सा है वो मीणा जनजाति का है। जनजातियों की जो जनसंख्या है उसका 47% हिस्सा मीणा जनजाति है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का जनजातियों का कितना परसेंट हिस्सा है? 13.50% राजस्थान में जनजातियां निवास करती है। सबसे ज्यादा जयपुर जिले में निवास करेगी। संभाग की बात करते हैं, उदयपुर संभाग में निवास करती है मीणा जनजाति। साथ में ही अपन बात करते हैं सबसे ज्यादा शिक्षित जनजाति है वो मीणा जनजाति है। सरकारी सेवाओं में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो मीणा जनजाति का योगदान है। पूर्वी राजस्थान में भी काफी है, पाई जाती है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस है वो आपके 9 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस? 9 अगस्त को मनाया जाता है। सर क्यों मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस है वो क्यों मनाया जाता है? देखो, आदिवासी समाज है उसकी भाषा, संस्कृति और परंपरा के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ये आदिवासी समाज की भाषा, परंपरा, आदिवासी समाज की भाषा परंपरा के संरक्षण। पहली बार ये कब मनाया गया? पहली बार मनाया गया 9 अगस्त 1994। पहली बार कब मनाया गया? 9 अगस्त 1994 को मनाया गया। और किन के द्वारा मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 9 अगस्त 1994 को पहली बार विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये? यानी आदिवासी समाज की भाषा परंपरा व संस्कृति के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। पहली बार 9 अगस्त 1994 को है इसको घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 9 अगस्त 1994 को इसे घोषित किया गया था। आपकी जो एग्जाम का लेवल है उसमें व्याख्यात्मक प्रश्न आपको देखने चाहिए भाई। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जनजाति बहुल क्षेत्र है? राजस्थान का जो जनजाति बहुल क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? राजस्थान में जनजाति बहुल क्षेत्र है वो दक्षिण क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र जनजाति बहुल क्षेत्र है? दक्षिण क्षेत्र जनजाति बहुल क्षेत्र है। कुल जनसंख्या का
कितना परसेंट बता रहा था अभी मैं, कुल जनसंख्या का 13.50% हिस्सा है वो किनका है, वो हिस्सा जनजातियों का है। 13.50% जो हिस्सा है वो जनजातियों का है। राजस्थान में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या में प्रतिशत है, जो अनुसूचित जनजाति है उसका जनसंख्या में 13.50% हिस्सा है। कितना हिस्सा है, 13.50% हिस्सा है। इस 13.50% हिस्से में से 47% है वो आपके मीणा जनजाति है, वो निवास करती है। यानी कि कुल जो जनसंख्या है जनजातियों की, उसकी 47% जनसंख्या है वो मीणा जनजाति की है। राजस्थान अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है, राजस्थान अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात है वो कितना है, आप बताइए भाई कितना लिंगानुपात है। साथ में ही जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ यानी ट्राइबल वेलफेयर सेल की स्थापना किस सन में की गई थी। जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ, जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ की स्थापना है वो किस सन में की गई थी। इसकी स्थापना सन 2011 में की गई थी। कब की गई थी, सन 2011 में की गई थी। याद रखने की बात क्या है, राजभवन। राजभवन कहां पे, जयपुर। राजभवन जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी सन 2011 में। परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, क्या परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत है वो कब हुई। परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो आदिवासी क्षेत्र है उसके विकास से संबंधित है ये, और इसकी शुरुआत है वो सन 1979 में होती है। कब होती है, 1979 में परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत होती है। और देखो जनजाति के जो लोग होते हैं उनको लाभ देना, जनजाति के लोगों की जो उपज होती है या जनजाति के लोगों से संबंधित जो योजनाएं होती है उन सभी योजनाओं का लाभ दिलाना ही इनका प्रमुख उद्देश्य है परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम का। नेक्स्ट प्रश्न है, सहरिया जनजाति में शिक्षा की अलख जगाने हेतु किस योजना का संचालन किया जा रहा है। सहरिया जनजाति में शिक्षा की अलख जगाने के लिए किस योजना का संचालन है वो किया जा रहा है। तो सहरिया जनजाति में माँ बाड़ी योजना का संचालन है वो किया जा रहा है। किसके लिए, शिक्षा की अलख जगाने के लिए माँ बाड़ी योजना का शुभारंभ है वो सहरिया जनजाति में किया जा रहा है। सहरिया जनजाति सबसे ज़्यादा किस जिले में निवास करती है, तो सहरिया जनजाति है वो सबसे ज़्यादा अगर आपको जिला पूछ ले तो 12 जिले में निवास करती है। 12 जिले की भी 2 तहसीलें हैं, शाहबाद व किशनगंज तहसील। कौन कौन सी तहसील, शाहबाद व किशनगंज तहसील। शाहबाद प्लस किशनगंज तहसील। इसमें शाहबाद व किशनगंज तहसील में कुल सहरिया, कुल जनजाति सहरिया, जो सहरिया कुल जनजाति है उसकी 90% हिस्सा है वो इन दोनों तहसीलों में निवास करते हैं। 98% हिस्सा है वो शाहबाद व किशनगंज दोनों तहसीलों में है वो निवास करते हैं। भारत सरकार ने इसे आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है ना। और इनका जो सबसे बड़ा मेला भरता ना, सहरिया जनजाति का कुंभ, सहरिया जनजाति का कुंभ है वो कौन सा है, वो है भाई आपके सीताबाड़ी का मेला है ना। सीताबाड़ी का मेला है वो सहरिया जनजाति का कुंभ माना जाता है। और ये कहाँ पे भरता है, ये केलवाड़ा 12 में भरता है। सीताबाड़ी का मेला कहाँ पे भरता है आपके, केलवाड़ा, और केलवाड़ा कहाँ पे पड़ता है आपके 12 है ना। सहरिया जनजाति का कुंभ है वो सीताबाड़ी का मेला है, और सीताबाड़ी का मेला है वो आपके केलवाड़ा 12 में भरता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन किया गया। राजस्थान अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग का गठन है वो कब किया गया, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। 2 मार्च 2001, 25 मार्च 2001, 19 मार्च 2001 व 31 मार्च है 2001। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके 19 मार्च 2001 को। कब गठन किया गया था, 19 मार्च 2001 को इसका गठन किया गया था। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन 19 मार्च 2001 को किया गया था। बात आ जाती है इसके मुख्यालय की।
मुख्यालय कहाँ पे है इसका? तो मुख्यालय है वो है आपके जयपुर में, मुख्यालय जयपुर में है ना। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? आपके जयपुर में, है ना। वर्ष 2011 में आयोग है वो अनुसूचित जाति वाला अलग हो गया, अनुसूचित जनजाति वाला अलग हो गया, है ना। तो अलग अलग आयोग हो गए वर्ष 2011। वर्ष 2011 में अनुसूचित जाति अलग हो गया और साथ में ही अनुसूचित जनजाति है, दो अलग अलग आयोग हो गए। पहला तो अनुसूचित जाति हो गया, दूसरा है अनुसूचित जनजाति हो गया, है ना। ये अलग अलग हुए हैं वर्ष 2011 में, है ना। और देखो इनका जो कार्य है वो जनजाति के हितों का संरक्षण, इनका जो प्रमुख कार्य क्या है वो है आपके जनजाति के हितों का संरक्षण। जनजाति के हितों का संरक्षण करना ही इनका प्रमुख कार्य है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहां पे स्थित है? माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान है वो कहां पर स्थित है? प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 10, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध व प्रशिक्षण संस्थान है वो आपके उदयपुर जिले में स्थित है। कहां पे स्थित है? उदयपुर जिले में ये है वो स्थित है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर जिले में स्थित है। इसका कार्य क्या है? देखो, जनजाति की सामाजिक व आर्थिक स्थिति पर शोध करना, है ना। जनजाति की सामाजिक व आर्थिक जो स्थिति है उस पर इनका कार्य क्या है? शोध करना। इनका प्रमुख कार्य यही है कि जनजाति की सामाजिक व आर्थिक स्थिति कैसी है उसके ऊपर शोध किया जाए। माणिक्यलाल वर्मा जी के बारे में अपन देखते हैं तो माणिक्यलाल वर्मा जी का जन्म 1897 ईस्वी में बिजोलिया भीलवाड़ा में होता है। माणिक्यलाल वर्मा जी का जन्म कहाँ पे होता है? माणिक्यलाल वर्मा जी का जन्म होता है बिजोलिया और ये बिजोलिया कहाँ पे है? ये है आपके भीलवाड़ा में, है ना। कब इनका जन्म होता है? 1897 में इनका जन्म होता है ना। और बिजोलिया किसान आंदोलन से ये काफ़ी टाइम तक जुड़े रहे। जो इनका महत्वपूर्ण गीत रहा ना उसमें वो रहा था पंछीड़ा गीत। कौन सा गीत रहा था महत्वपूर्ण गीत रहा था इनका पंछीड़ा गीत। 24 अप्रैल 1938 को इन्होंने 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल, क्या? मेवाड़ प्रजामंडल की इन्होंने स्थापना करी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करी। और देखो, मेवाड़ का वर्तमान शासक, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। जैसे अपन ने अभी गीत देखा कि माणिक्यलाल वर्मा ने जो गीत गाया वो पंछीड़ा गीत था, लेकिन इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी। कौन सी पुस्तक थी वो पुस्तक थी मेवाड़ का वर्तमान शासन। मेवाड़ का वर्तमान शासन इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। साथ में ही सन 1965 में पद्म भूषण पुरस्कार भी इनको मिला था। सन 1965 कौन से सन की बात हो रही है? सन की बात हो रही है 1965 में पद्म भूषण पुरस्कार इनको मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था इनको? पद्म भूषण। 1965 में पद्म भूषण पुरस्कार है वो माणिक्यलाल वर्मा जी को मिला था। राजस्थान के किस जिले में गरासिया जनजाति निवास करती है? सहरिया जनजाति अभी अपन ने देख ली। सहरिया जनजाति 12 में, है ना। 12 जिले में 98% सहरिया जनजाति निवास करती है। शाहबाद व किशनगंज दो तहसीलों में ही निवास करती है। शाहबाद व किशनगंज 2 तहसीलों में निवास करती है। सहरिया जनजाति का कुंभ है वो 12 में भरता है, सीताबाड़ी का मेला, ठीक है। अब ये आ जाओ, राजस्थान के किस जिले में गरासिया जनजाति निवास करती है? प्रश्न नंबर 11 कि राजस्थान के किस जिले में गरासिया जनजाति है वो निवास करती है। तो गरासिया जनजाति है वो राजस्थान के सिरोही जिले में निवास करती है। कहाँ पे निवास करती है? राजस्थान के सिरोही जिले में निवास करती है। राज्य की तीसरी बड़ी जनजाति
राज्य की तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? राज्य की तीसरी बड़ी जनजाति है वो है आपके गरासिया जनजाति। तीसरी सबसे बड़ी राजस्थान की जनजाति है वो गरासिया जनजाति। पहली मीणा, दूसरी भील, तीसरी गरासिया। इनका जो मूल प्रदेश है वो सिरोही का आबू रोड है। इनका जो मूल प्रदेश है ना, मूल प्रदेश, इनका जो मूल प्रदेश है वो है आपके सिरोही। सिरोही का भी कौन सा क्षेत्र है? आबू रोड। सिरोही का आबू रोड इनका मूल प्रदेश है। गरासिया जनजाति का मूल प्रदेश है सिरोही का आबू रोड। गरासिया जनजाति की एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग है वो मेले में जीवन साथी चुनते हैं। क्या है? मेले में जीवन साथी चुनते हैं। मेले में जीवन साथी। राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जो मेले में जीवन साथी चुनती है? राजस्थान की ऐसी जनजाति जो मेले में जीवन साथी चुनती है। प्रेम विवाह इनमें होता है ना, प्रेम विवाह का प्रचलन है। तो गरासिया जनजाति में भी मेले में जीवन साथी चुनना और प्रेम विवाह प्रचलन है। बाल विवाह का प्रचलन इसमें नहीं है। मृत्यु के 12वें दिन अंतिम संस्कार इसमें किया जाता है। 12वें दिन अंतिम संस्कार इसमें किया जाता है। मृत्यु के 12वें दिन अंतिम संस्कार किया जाता है गरासिया जनजाति में। और साथ में ही इनकी जो पवित्र झील है ना वो नक्की झील है। नक्की झील कहाँ पे है? सिरोही में। इनकी जो पवित्र झील है वो है नक्की झील। नक्की झील। और ये नक्की झील कहाँ पे है? ये है सिरोही, माउंट आबू में है ना। नक्की झील सिरोही माउंट आबू, जिसके बारे में यूँ बताया जाता है कि देवताओं ने इसे नाखूनों से खोदा था, है ना। देवताओं ने इसे नाखूनों से खोद के यहाँ पे झील है वो बनाई थी। इसमें जो बताऊँ मैं आपको कि जो सहरिया जनजाति है ना, इसकी एक बात और विशेष है कि इसमें जो कुंवारी कन्याएं रहती है वो तो पहनती है लाख का चूड़ा। लाख का चूड़ा। जो कुंवारी कन्याएं रहती है वो तो पहनती है लाख का चूड़ा। और जो विवाहित स्त्रियां रहती हैं, जो विवाहित स्त्रियां रहती हैं वो कौन सा चूड़ा पहनती है? वो पहनती है हाथी दांत का चूड़ा। हाथी दांत का चूड़ा, ये चीज है भाई। क्या देखा अपन ने? राजस्थान के किस जिले में गरासिया जनजाति निवास करती है? अपन ने देखा गरासिया जनजाति किस जिले में निवास करती है, तो गरासिया सिरोही में निवास करती है। गरासिया जनजाति राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति, यानी कि मीणा भील के बाद में सबसे बड़ी जनजाति आती है तो वो गरासिया जनजाति आती है। मूल प्रदेश कहाँ पे है? आबू रोड, सिरोही इनका मूल प्रदेश है। मेले में जीवन साथी चुनते हैं और प्रेम विवाह इसमें प्रचलित है। मेले में जीवन साथी चुनते हैं, साथ में ही प्रेम विवाह इनमें प्रचलित है। मृत्यु के 12वें दिन अंतिम संस्कार किया जाता है। इनकी पवित्र झील नक्की झील है। कुंवारी कन्याएं लाख का चूड़ा पहनती है और विवाहित जो महिलाएं होती है, विवाहित महिलाएं हाथी दांत का चूड़ा पहनती है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। डामोर जनजाति प्रमुख रूप से राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? डामोर जनजाति प्रमुख रूप से राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? प्रश्न नंबर 12 किसके बारे में पूछ रहा है? डामोर जनजाति प्रमुख रूप से किस जिले में निवास करती है? डैसे, डामोर और डैसे डूंगरपुर। डैसे, डामोर और डैसे डूंगरपुर। याद हो गया सर? यहां से डायरेक्टली उठा लेना, डैसे डामोर और डैसे डूंगरपुर। याद हो गया सर? ये तो याद हो गया भाई। डामोर जनजाति है वो डूंगरपुर में निवास करती, कभी भी गलत नहीं होगा ये वाला प्रश्न। तो मूल रूप से ये जनजाति कहां की रहने वाली है? मूल रूप से डामोर जनजाति है वो है गुजरात की रहने वाली है। कहां के रहने वाले हैं डामोर जनजाति? गुजरात के मूल रूप से रहने वाले हैं। डामोर जनजाति में पुरुष भी स्त्रियों की भांति गहना पहनते हैं, है ना। पुरुष भी स्त्रियों की भांति पुरुष गहना पहनते हैं। ऐसा एक बार प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें पुरुष भी स्त्रियों की भांति गहना पहनते हैं? तो वो जनजाति है आपके डामोर जनजाति है। साथ में ही जो गांव का मुखिया होता है उसको मुखी कहा जाता है। डामोर जनजाति में जो गांव का मुखिया होता है,
गांव का मुखिया को क्या कहा जाता है? गांव के मुखिया को मुखी कहा जाता है डामोर जनजाति में, है ना। गांव में जो मुखिया होता है मुखी कहा जाता है। इनका जो प्रमुख मेला भरता है, एक मेला तो इनका गुजरात में भरता है डामोर जनजाति का, एक मेला अपने राजस्थान में भरता है। तो गुजरात का तो छेला बाऊजी का मेला, डामोर जनजाति का प्रसिद्ध जो मेला है वो छेला बाऊजी वाला मेला है। और ये छेला बाऊजी का मेला गुजरात के पंचमहल में भरता है। कहाँ पे भरता है? गुजरात के पंचमहल में ये छेला बाऊजी का मेला भरता है। और ग्यारस की रेवाड़ी का जो मेला भरता है वो डूंगरपुर में भरता है। राजस्थान का पढ़ते हैं अपन तो। चलो अपन प्रमुख मेला भी लिख देते हैं। प्रमुख मेला, जो इनका प्रमुख मेला भरता है ना, छेला बाऊजी वाला मेला, पंचमहल गुजरात। कौन सा मेला? छेला बाऊजी। और ये पंचमहल, और ये पंचमहल कहां पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। जबकि राजस्थान का प्रसिद्ध मेला कौन सा है इनका? राजस्थान का प्रसिद्ध मेला है ग्यारस का रेवाड़ी मेला। कौन सा मेला है? ग्यारस का रेवाड़ी मेला। ग्यारस का रेवाड़ी मेला यह कहां पे भरता है? सर ये भरता है हमारे डूंगरपुर जिले में भरता है। कहां पे भरता है? डूंगरपुर जिले में भरता है। इस प्रश्न से अपन ने क्या क्या सीखा? इस प्रश्न से अपन ने एक चीज तो सीख ली कि डामोर जनजाति कहां पे निवास करती है, डैश से डूंगरपुर और डैश से डामोर। ये तो कभी नहीं गलत होगा सर हमारा, भाई ये प्रश्न तो कभी भी गलत नहीं होने वाला, डैश से डामोर, डैश से डूंगरपुर। ओके, साथ में ही देखते हैं मूल रूप से डामोर है वो गुजरात में निवास कर, गुजरात की है ये जनजाति मूल रूप से, राजस्थान में तो आके रहने लगी है। पुरुष स्त्रियों की भांति गहना पहनते हैं डामोर जनजाति में, है ना। पुरुष हैं वो स्त्रियों की भांति गहना पहनते हैं। गांव का मुखिया मुखी कहलाता है। प्रमुख मेला छेला बाऊजी का मेला, और ये छेला बाऊजी वाला मेला गुजरात में पंचमहल में भरता है, गुजरात के पंचमहल में भरता। जबकि राजस्थान का प्रसिद्ध मेला, राजस्थान का जो प्रसिद्ध मेला है वो ग्यारस का रेवाड़ी मेला, ये डूंगरपुर में भरता है। ओके, डामोर जनजाति से इतने प्रश्न है वो आपसे किस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं। एक एक प्रश्न का तुलनात्मक अध्ययन भी आपसे पूछा जा सकता है। आजकल के प्रश्नों का ट्रेंड देख रहे हो ना, कैसे आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड में कैसे होड़ मची हुई है ना, कि प्रश्न का पेपर का लेवल है वो कौन अच्छा बनाए, कौन है वो डीप बनाए, प्रश्नों का तुलनात्मक अध्ययन करवाया जाए, एक एक प्रश्न है वो एक एक पेज में दिए जाए। तो इसीलिए भाई मैं भी थोड़ा व्याख्यात्मक आपको करवा रहा हूँ, साथ में आप इन्हें हैं वो नोट डाउन करते जाओ। कथोड़ी जनजाति मूल, जो कथोड़ी जनजाति का मूल निवास स्थान है वो कौन सा है? कथोड़ी जनजाति का मूल निवास स्थान है वो उदयपुर है। कहाँ पे है? कथोड़ी जनजाति का जो मूल निवास स्थान है वो है आपके उदयपुर जिला, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा उदयपुर जिला। कथोड़ी मूल यानी कि उदयपुर में निवास करती है। उदयपुर के भी झाड़ोल व कोटड़ा तहसील, दो तहसीलें याद रखना। पहली तो है झाड़ोल व कोटड़ा, झाड़ोल व कोटड़ा में निवास करते हैं। ये दोनों उदयपुर की क्या है? तहसीलें हैं, झाड़ोल व कोटड़ा, है ना। और ये मूल रूप से कथोड़ी थे, मूल रूप से राजस्थान के थे क्या सर? जैसे अपन ने अभी पढ़े थे, अभी अपन ने डामोर पढ़े थे, जो डामोर महिलाओं की बात गहना भी पहनते हैं, है ना। और ये प्रमुख रूप से गुजरात के थे डामोर लोग। तो सर क्या ये कथोड़ी लोग भी कहीं बाहर के स्टेट से थे या मूल रूप से राजस्थान के थे? तो कथोड़ी लोग हैं वो मूल रूप से महाराष्ट्र के हैं। जो कथोड़ी लोग हैं वो मूल रूप से कहाँ के हैं? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मूल रूप से कहाँ के हैं ये कथोड़ी? महाराष्ट्र के हैं। साथ में ही अपन देखते हैं कथोड़ियों के बारे में और क्या क्या जानकारी अपने को मिल सकती है। खेर से कत्था बनाने का कार्य, जो खेर होता है उससे कत्था बनाने का कार्य है वो इनके द्वारा किया जाता है। खेर से कत्था, खेर से कत्था बनाने का कार्य है इनके द्वारा किया जाता है। अब सरकार ने इस खेर के पेड़ के काटने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब क्या करते हैं सर ये? भाई अब जो खेर का पेड़ है उसको काटना बंद कर दिया, कत्था बनाना इन्होंने बंद कर दिया। तो अब ये है ना, प्रमुख रूप से जो जंगल से जो उपज मिलती है इनको, जंगल में जो भी इनको मिलता है उनसे ये अपना गुजारा करते हैं, है ना।
जैसे पेड़ों से गोंद ले लेते हैं या सूखी हुई लकड़ी होती है उसको काट के बेच देते हैं, है ना। जो जंगल से जो भी इनको छोटी मोटी उपज होती है उनसे ये अपना गुजारा करते हैं। अपन बात करें समाज का मुखिया। कथोड़ी समाज का जो मुखिया होता है, समाज का मुखिया, समाज का मुखिया क्या कहलाता है? कथोड़ी समाज का जो मुखिया होता है वो नायक कहलाता है। कथोड़ी समाज का जो मुखिया होता है वो नायक कहलाता है। अब एक चीज याद रखना जो बार बार में पूछा जाता है ना, ये लो, ये क्या पूछा जाता है? इनके नृत्यों के बारे में पूछ लिया जाता है सर। इनके नृत्यों के बारे में पूछ लिया जाता है। कथोड़ी समाज के जो नृत्य हैं उनके बारे में जरूर पूछ लिया जाता है। होली व मावलिया नृत्य, होली व मावलिया दो प्रकार के नृत्य करते हैं कथोड़ी समाज के। हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है होली नृत्य है वो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, या होली या मावलिया नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो कथोड़ी जनजाति से होली व मावलिया नृत्य का संबंध है ना। और एक प्रश्न और है, मराठी अंदाज में जो ये साड़ी पहनते हैं फड़का, जिसको अपन कहते हैं फड़का, फड़का साड़ी का संबंध है, फड़का साड़ी का संबंध है। डायरेक्टली आपसे ऐसा पूछ लेगा कि फड़का जो साड़ी है उस साड़ी का संबंध किससे है, तो आप करके क्या आओगे? आप करके आओगे सर कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी जनजाति है उससे संबंध है फड़का साड़ी का। जो फड़का साड़ी है वो कथोड़ी जनजाति की महिलाएं पहनती है और ये मराठी अंदाज में पहनते हैं, उस अंदाज को ही फड़का कहा जाता है। बंदर मांस सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, कथोड़ी जनजाति में है वो क्या है? बंदर मांस। बंदर मांस इस जनजाति में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। अपन ने एक प्रश्न के साथ में 7 प्रश्न और क्लियर किए, इसमें एक प्रश्न के साथ में 7 प्रश्न और क्लियर किए। कथोड़ी जनजाति मूल रूप से उदयपुर में निवास करती है, झाड़ोल व कोटड़ा तहसीलों में निवास करती है। ये राजस्थान की ऐसी जनजाति जिनका संबंध झाड़ोल व कोटड़ा से है। बताओ क्या करके आओगे? राजस्थान की ऐसी जनजाति जिनका संबंध झाड़ोल व कोटड़ा से। डायरेक्टली उदयपुर नहीं पूछेगा तो झाड़ोल व कोटड़ा अपन ने इसलिए पढ़ा है कि तहसील का नाम भी पूछा जा सकता है। मूल रूप से महाराष्ट्र के निवासी थे, खेर से कत्था बनाने का कार्य करते हैं। वर्तमान में सरकार ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध लगा दिया है तो वन से जो उपज मिलती है उससे अपना गुजारा चलाते हैं। समाज का मुखिया नायक कहलाता है। क्या कहलाता है? समाज का मुखिया नायक कहलाता है। होली व मावलिया नृत्य हैं कथोड़ी जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। प्रमुख रूप से 2 नृत्य इनके द्वारा किए जाते हैं, होली व मावलिया नृत्य। फड़का साड़ी, जो मराठी अंदाज में ये साड़ी पहनते हैं उनको फड़का कहा जाता है और इसका संबंध कथोड़ी जनजाति से है। मूल रूप से ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, इसी वजह से मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है। प्रश्न आ जाएगा राजस्थान की किस जनजाति की महिलाओं के द्वारा मराठी अंदाज में साड़ी पहनी जाती है? कथोड़ी जनजाति की महिलाओं के द्वारा मराठी अंदाज में साड़ी पहनी जाती है। और बंदर मांस है वो इनको लोकप्रिय है, यानी कि ये बंदर मांस खाना पसंद करते हैं इस जनजाति के लोग। राजस्थान के किस संभाग में कंजर जाति बहुलता से पाई जाती है? राजस्थान के कौन से संभाग में कंजर जाति बहुलता से पाई जाती है? तो राजस्थान के किस संभाग में सबसे ज्यादा कंजर जाति पाई जाती है? आंसर दो भाई। मैं कुछ फैक्ट बता देता हूं कंजर जाति के बारे में। कुल देवी, कंजर जाति की जो कुल देवी है वो कौन सी है? कंजर जाति की जो कुल देवी है वो है चौथ माता, है ना। और चौथ माता का जो प्रमुख मंदिर है वो कहां पे है? प्रमुख मंदिर कहां पे है चौथ माता का? बरवाड़ा। कहां पे पड़ता है सर ये बरवाड़ा? तो ये बरवाड़ा पड़ता है आपके सवाई माधोपुर में बरवाड़ा पड़ता है। साथ में ही कंजर जनजाति की कुल देवी तो चौथ माता है, लेकिन कंजर जनजाति की आराध्या देवी कौन सी है? राजस्थान में कंजर जनजाति की आराध्या देवी कौन सी देवी है? कुल देवी अलग, आराध्या देवी अलग। प्रश्न आराध्या देवी से पूछ लिया तो है, पूछा जा सकता है। प्रश्न आराध्या देवी से भी पूछा जा सकता है। तो कंजर जनजाति की जो आराध्या देवी है वो है आराध्य देवी, यह है रक्तदंतिका।
रक्तदंतिका माता और ये है सतुर। सतुर कहाँ पे पड़ता है आपके? बूंदी। और ये सबसे ज़्यादा हाड़ौती संभाग में है, वो निवास करते हैं कंजर जाति के लोग। याद रखना, कुल देवी चौथ माता, जबकि आराध्या देवी रक्तदंतिका माता। याद हो गया ना? अपन ने इस प्रश्न में देखा कि राजस्थान में कंजर जनजाति किस संभाग में सबसे ज्यादा निवास करती है? संभाग हाड़ौती। कंजर जाति की कुलदेवी चौथ माता। चौथ माता का प्रमुख मंदिर बरवाड़ा, बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। आराध्या देवी रक्तदंतिका माता और रक्तदंतिका माता का मंदिर सथुर में है। कंजर जनजाति की आराध्या देवी है वो है रक्तदंतिका माता, मंदिर है वो सथुर में है। मीणा जनजाति कुल कितने खाफों में बटी हुई है? प्रश्न नंबर 15। मीणा जनजाति है वो कुल कितने खाफों में बटी हुई है? मीणा जनजाति है वो 24 खापों में बटी हुई है। कितने खापों में बटी हुई है मीणा जनजाति? मीणा जनजाति टोटली 24 खापों में बटी हुई है। मीणा जनजाति से अपन ने क्या क्या पढ़ा था अभी? मीणा जनजाति में राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति, तो यह है आपके राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मीणा जनजाति है। सबसे शिक्षित जनजाति, राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति, तो ये भी आपके मीणा आ जाती है। राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति, है ना। कुल जनजातियों का 47% है वो मीणा लोग निवास करते हैं। सबसे ज़्यादा जयपुर जिले में निवास करते हैं, है ना। संभाग की बात आए तो उदयपुर संभाग में सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। साथ में ही मीणा जनजाति में 2 उपजातियां हैं। मीणा जनजाति में 2 उपजातियां हैं। उपजाति नोट करते रहो इन चीज़ों को आप भी। मीणा जनजाति में 2 उपजातियां हैं, जिसमें पहली तो है चौकीदार, और दूसरी है जमींदार। चौकीदारों का क्या काम होता था? चौकीदारों का काम होता था चौकीदारी करने का। चौकीदारी, जैसे राजाओं के टाइम पे ये लोग क्या करते थे? राजाओं के टाइम पे, उस टाइम पे चौकीदारी का काम करते थे, है ना। या राजा की जो सेनाएं होती थी तो उसमें ये भर्ती हो जाते थे और चौकीदारी का काम करते हैं। जमींदार जो मीणा लोग हैं उनका प्रमुख कार्य क्या है? जमींदार जो मीणा लोग हैं उनका कार्य खेती व पशुपालन। खेती व पशुपालन का कार्य है वो जमींदार मीणाओं का कार्य है ना। तो इस प्रश्न से अपन ने देखा कि भाई मीणा जनजाति है वो कुल कितने खापों में बटी हुई है? 2 खापों में मीणा जनजाति बटी हुई है। 24 यानी 24 खापों में बटी हुई है। मीणा जनजाति की 2 उपजनजातियां हैं, यानी मीणा जनजाति में 2 उपजातियां हैं। उपजाति का मतलब एक चौकीदार अलग होते हैं और जमींदार अलग होते हैं। चौकीदारों का काम हुआ करता था, पहले के जमाने में चौकीदारी का काम करते थे। जमींदार जो मीणा होते हैं उनका काम है खेती और पशुपालन करना। राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति मीणा। राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति मीणा, दूसरे नंबर पर भील, है ना। तो सबसे बड़ी जनजाति आ जाएगी मीणा जनजाति। 47% है और जयपुर में सबसे ज्यादा ये निवास करते हैं। देखो अपन हर पर्सन के साथ में 4-4, 5-5 पर्सन है वो तुलनात्मक रूप से पढ़ रहे हैं, ताकि जो पेपर का ट्रेंड आजकल बदल रहा है उस बदलते हुए ट्रेंड को अपन फॉलो करके ये है वो अपन पढ़ाई कर रहे हैं। भाई जो पेपर्स का जो ट्रेंड बदल रहा है ना, उस बदलते हुए ट्रेंड्स को देखते हुए अपन पढ़ाई कर रहे हैं। भाई अब जैसे कि अपन ने 15% किए हैं ना, तो इसके साथ में कम से कम भी मानो ना आप, तो हर पर्सन के साथ में 3 से 4 पर्सन है वो मैं जोड़ता जा रहा हूँ। तो इसीलिए भाई वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ पढ़ना होना चाहिए। कमेंट बॉक्स नहीं देखना है। मैं वैसे भी लाइव क्लासें फिलहाल ले नहीं रहा हूँ, तो अपना यही है, आपका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पढ़ना होना चाहिए। मीणा जनजाति के गुरु कौन है? मीणा जनजाति के गुरु कौन है? प्रश्न नंबर 16। देखो मीणा जनजाति के जो गुरु हुए थे वो कौन हुए थे? बताओ, पहले कमेंट करो आप, है ना। आपका राइट आंसर मैं भी तो देखूँ ना। मीणा जनजाति के गुरु कौन हुए थे? अब देखो, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मगन सागर। क्या है? मगन सागर इनके गुरु हुए थे। मीणा जनजाति के गुरु अपन ने देख लिया, गुरु इनके मगन सागर हुए थे। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। मीणा जनजाति की उत्पत्ति, मीणा
जनजाति की जो उत्पत्ति है वो किससे मानी जाती है? देखो, उत्पत्ति इनकी भगवान मत्स्य अवतार, यानी कि भगवान विष्णु के ही अवतार है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। मत्स्य का मतलब होता है मछली। क्या होता है मत्स्य का मतलब मछली होता है ना। और साथ में ही अपन देखते हैं भाई, उत्पत्ति तो इनकी मत्स्य यानी कि भगवान मत्स्य से मानते हैं, मछली से, है ना। मगध सागर ने मीणा पुराण ग्रंथ लिखा। जो इनके गुरु थे मगन सागर, मगन सागर जो इनके गुरु हुए थे, इन्होंने, मगन सागर जी ने क्या है, मीणा पुराण, कौन सी लिखी, मीणा पुराण इन्होंने ग्रंथ लिखी है। मीणा पुराण ग्रंथ, मीणा पुराण ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया, मगन सागर जी के द्वारा लिखा गया। भाई लाइट की कटौती हो गई, लाइट चली गई है, ठीक है। तो अपन ने फिर भी कम से कम है वो, अपन ने वैसे तो 16 प्रश्न किए हैं, लेकिन हर प्रश्न के साथ में अपन ने 4 से 5 प्रश्न कंप्लीट किए है ना। तो अच्छे खासे हैं, वो अपना रिवीजन हो गया है। ये जो कुछ प्रश्न बचे हैं उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में है आपके लिए डाल दूंगा, ठीक है भाई। मैं भी खाना खा लेता हूँ, अगर लाइट भी वैसे चली गई।